राम राम सभी को। आपकी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, बड़ी शानदार आप तैयारी कर रहे होगे। लेकिन उस तैयारी को चार चांद लगाना है, उस तैयारी को धार देनी है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट भी ऐसा जो आपके एचएसएससी के एग्जाम का लेवल का हो। एचएसएससी के एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम्स में आपका जैसा पेपर बनता है वैसे क्वेश्चंस आपके सामने हो, तभी आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो पाएगा। तो आज वाला मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये असली पेपर का जैसा मॉक टेस्ट होगा, इसमें वही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके असली पेपर में आते हैं। ये आपकी तैयारी जांचने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज वाली क्लास में आपको याद होने वाले। हर क्वेश्चंस की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होती है और जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आया हुआ है, वो सारी चीजें हम यहां पर करने वाले। तो इस मॉक टेस्ट को सभी को पूरा जरूर देखना है। ये सभी आपके लिए ही करवाए जा रहे हैं। जो शानदार क्वेश्चंस होते हैं, शानदार क्लासेस हैं, ये आप सभी के लिए करवाई जा रही है ताकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं वो सिलेक्शन ले पाए। ठीक है जी। और लास्ट में सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। सही क्वेश्चंस नहीं बताने, क्योंकि सही बताओगे आपको लगेगा बहुत सारे सही हो रहे हैं। नहीं, गलत बताने हैं ताकि आपको यह लगे कि अभी तो मेरे इतने गलत और हो रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि यहां पर 90 नंबर हमारे आने चाहिए 100 में से कम 90 स्कोर होना चाहिए। 90 प्लस स्कोर आप करोगे तब जाके पेपर में अच्छा स्कोर बनेगा और आप डरोगे नहीं, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दूध का पाश्चुकीकरण क्या होता है, ये अपने को बताना है। बताइए, दूध का पाश्चुकीकरण क्या होता है, ये अपने को बताना है। बताइए क्या होता है। आपने देखा होगा ना, जो गांव में अपनी डेयरियों पे दूध लिया जाता है और उसको बड़े बड़े टैंकरों में भर कर ले जाया जाता है और फैक्ट्री में, कंपनी में डाला जाता है और फिर उस समय ये कर रहे होते हैं पाश्चुकीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि दूध को एकदम गर्म किया जाता है और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी मर जाते हैं। हम सभी क्या करते हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, ताजा दूध निकाला भैंस का, गाय का, तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं पीते। क्यों? क्योंकि फिर उसको गर्म करके पीते हैं कि ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं वो मर जाए। तो उसी लिए किया जाता है ये। ठीक है, ताकि दूध सेफ रहे, बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया, वो मर सके। तो सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है। तो दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर उसे अचानक दूषित करके भंडारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी बिल्कुल ठंडा करके। ऑप्शंस के हिसाब से ये वाला बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, जो ऑप्शंस है। लेकिन लगभग क्या है कि 71 डिग्री सेल्सियस पर इसको दूध को उबाला जाता है। ठीक है जी, लगभग 71 डिग्री सेल्सियस पे दूध को उबाला जाता है। 15 सेकंड के लिए इसको उबाला जाता है, फिर एकदम से इसका टेम्परेचर गिरा दिया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तब जाके ये प्रोसेस पूरी होती है। तो मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शंस के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है। ये आपके एग्जाम्स में एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, और क्योंकि हर बार घुमा के पूछता है, एचएसएससी थोड़ी सी लैंग्वेज से खेलता है, तो हमें उस हिसाब से आपको तैयारी करवानी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क था? इसमें धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा नहीं करते, एकदम से ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर एकदम से कम कर दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि चादर के बाहर पैर पसारना। देखिए एचएसएससी हिंदी में 10 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जिसमें एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है, वो आने वाली है। ठीक है, तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और आपको बोला भी जाता है कि चादर से बाहर पैर मत पसारो, एक बार सरकारी नौकरी ले लो, फिर उसके बाद आराम से पसारना। ठीक है, बड़ी सारी चादर ले लेना, 2 चादरों को जोट लेना। ठीक है जी, बताओ, तो चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब क्या होता है? आय से अधिक व्यय करना। क्या हो जाएगा? आय से अधिक व्यय करना। व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है जी, आय से अधिक खर्च करना, यानी जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के बाद पैसे आएंगे सरकारी नौकरी वाले, वो भी उड़ाना आराम से, और घर वालों से भी ले लेना। ठीक है, शादी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, बस सरकारी नौकरी ले लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत करना, बचाने भी है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। परमार्थ, परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का बताइए, परमार्थ का बताइए, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो परम प्लस में अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस में अर्थ। ये तो सभी को पता ही होगा। निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तत्सम और तद्भव आपसे पूछता है, तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है तद्भव शब्द। कौन सा बताना है? तद्भव शब्द बताना है। बताइए। दुर्वा, वक, मूल्य, दीप, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा तद्भव। आंसर आ गया होगा, सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे। ये तत्सम है भाई, ये भी आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है। ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, दीप हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? दीपक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। दीप का मतलब समझते हो ना? दिया अपना, जो दिया दिवाली पे जलाते हैं, सुबह शाम भी जलाते होगे भगवान के सामने, और अभी तो जलाना स्टार्ट कर देना कि भगवान जी मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ी सुन लेना। ठीक है, तो इसलिए दिया भी जला दो, घी का, देसी घी का जलने दो। चलो ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, कि दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन पकवान फीका है, पकवान में मजा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दिखावा तो बहुत अच्छा कर रखा है लेकिन उसके अंदर जो माल है गोदाम में वो अच्छा नहीं है। तो ये हो जाएगा, आप देख लो कहां पर है, केवल बाह्य प्रदर्शन। इसका मतलब क्या होता है कि केवल बाहर का प्रदर्शन अच्छा है, अंदर का माल अच्छा नहीं है। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल बाहर का प्रदर्शन अच्छा है, अंदर का नहीं है, तो ऊंची दुकान क्या हो जाएगा? फीका पकवान हो जाएगा। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? हिंदी वाले क्वेश्चन है, इनको फटाफट करो आप। ठीक है, फटाफट करना है। इनमें से किसकी जो वर्तनी है शुद्ध नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं लिखा गया ये अपने को बताना है। वत्सल है, शुद्ध लिखा गया है। प्रतिनिधि है, ये भी शुद्ध लिखा गया है। क्रमनिष्ठ, और क्रमनिष्ठ सही नहीं है, क्रमनिष्ठ ऐसे आता है, क्रमनिष्ठ। क्रमनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्रमनिष्ठ। ठीक है जी, तो ये शुद्ध नहीं है, ये वाला इधर, सॉरी इधर आएगा ये। ठीक है, तो क्रमनिष्ठ शुद्ध नहीं लिखा गया, तो इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। ये तो आप जब पढ़ते हो ना उस समय देखते रहा करो कि छोटी बड़ी आगे पीछे, तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि भाई रटने वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, थोड़ा इसका इस्तेमाल आप करोगे जो आप पढ़ रहे हो। आप जीके पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो उस समय ये सारी चीजें दिखती हैं आपको, है ना? तो बस आगे देखिए क्या है कि शब्द और उसके लिए विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा ठीक है, यानी कि जो शब्द दिया गया है और विलोम भी उसका एकदम अच्छा कौन सा है, उत्तम आपको बताना है, सबसे उपयुक्त आपको बताना है। बताओ। अमर, मर्त्य। अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब होता है जो व्यक्ति कभी ना मरे। अमर का मतलब होता है जो व्यक्ति कभी ना मरे, तो वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। और मर्त्य का मतलब होता है जो आदमी मर जाए। तो जो नहीं मरेगा, जो मर जाएगा, एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम। विलोम का मतलब विपरीत, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि अंत और उदय। अंत का मतलब सर जी खत्म होना होता है, उदय का मतलब होता है शुरुआत होना। लेकिन अंत का क्या होगा? आदि अंत। आपने सुना होगा विलोम शब्द, आदि का अंत होता है भाई। ठीक है जी। और उदय का क्या होता है? उदय का होता है अस्त। ठीक है, उदय का मतलब उगना, अस्त का मतलब छिपना। ठीक है जी। सूर्य उगता है, उदय होता है और अस्त होता है। तो अब शाम के टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो तो अस्त हो चुका है, और सुबह देख रहे हो तो अभी उदय हो चुका है। ठीक है जी, आदि का अंत होता है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अति उत्तम, ये तो विशेषण ही हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया कौन सा विकल्प क्रम कारक का सही उदाहरण है? कारक। ठीक है, कारक की जल्दी क्लास लेके आने वाला हूं, जिससे आप आराम से पहचान लोगे कारक क्या होता है। बिल्कुल सिंपल।
कर्म कारक की बात हो रही है, कर्ता ने कर्म को, अब देख लो भूखे को रोटी चाहिए तो कर्म को हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक पूछा था तो भूखे को क्या चाहिए भाई, रोटी चाहिए। ठीक है जी, तो भूखे को रोटी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, हरियाणा जीके का शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है? हरियाणा के नृत्य मैं याद करवा चुका हूं, रिवीजन करवा चुका हूं आप सभी का। ठीक है जी, हरियाणा जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाके आप याद कर सकते हो, दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। तो हरियाणा का कौन सा नृत्य नहीं है ये अपने को बताना है। लूर नृत्य हरियाणा का है, बिल्कुल है जी। खोड़िया नृत्य है, ये तो बहुत बड़ा शानदार नृत्य होता है। ठीक है जी, ये तो औरतें करती हैं, जब बारात चली जाती है तब खोड़िया होता है, बड़ा खतरनाक होता है भाई ये। ठीक है जी, औरतें, अगर औरतों का डांस देखना हो और खतरनाकपना देखना हो तो इस नृत्य में देखना, कभी रुक के देख लेना। ठीक है, चलो, वैसे घर पे तो अलाउ नहीं होता, तो ये था। उसके बाद फाग नृत्य भी क्या है, ये भी होता है। ताल घड़ी नृत्य है, ये हरियाणा का नृत्य नहीं है। ठीक है जी, ताल घड़ी या ताल गड़ी है, वो कहां का नृत्य है? ताल गड़ी वो गोवा का नृत्य है, गोवा की जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तालगड़ी नामक नृत्य है। ठीक है जी, तो लूर, खोड़िया और फाग क्या है, ये हरियाणा के है, तालगड़ी नहीं है। तालगड़ी है वो कहां का है? गोवा का है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? पोशाक से पिछली बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था भाई, नृत्य से भी आया था और पोशाक से भी आया था। पोशाक मतलब जो हम पहनते हैं, हम तो अलग ही चीजें पहनते हैं, लेकिन हरियाणा की जो पोशाक है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बताओ कौन सा हिस्सा नहीं है, यानी कि 3 तो होंगी, 1 नहीं होगा। दामन, अरे दामन तो बहुत सुना है आपने। ठीक है जी, पगड़ी बिल्कुल है भाई, पगड़ी पहनते हैं। चुंदड़ ये भी पहनते हैं। चोरनो नहीं है। ठीक है जी, जो है वो तो आपको पता है ना, तो बाकी जो बच गया वो नहीं होगा। ठीक है जी, सिंपल है, ऐसे आंसर करना है। देखो पिछले टेस्ट में मैंने आपको बताया था, याद करवाया था ये क्वेश्चंस, और पिछले एचएसएससी ने पूछा है। पिछले साल एचएसएससी 2023 का जो एग्जाम हुआ था, पिछला 2023 में ही हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य पशु क्या है? फूल के समय में मैंने आपको बताया था, वाटर लिली, कमल के समय में बताया था, क्या हो जाएगा? काला हिरण, ये तो सभी को पता है। कौन सा हो जाएगा भाई? काला हिरण हो जाएगा। ठीक है जी, काला हिरण। आप सभी कमेंट करके बता देना कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है, ये अपने को बताना है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, बताइए। वीर शिकारगढ़ कहां पर स्थित है? ठीक है जी, वीर शिकारगढ़ बताओ कहां पर है? गिद्ध प्रजनन केंद्र, पिंजौर, कालका के पास, पिंजौर के पास। अरे पिंजौर बोलते ही आ गया होगा, कहां पर? पंचकुला में। पिंजौर, पंचकुला, कालका के पास है भाई ये वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है जी, तो ये किसके लिए है? गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पर, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है जी, तो कहां पर है? पिंजौर, पंचकुला, कालका के पास, क्योंकि कभी पिंजौर भी लिख के दे सकता है, पंचकुला भी दे, कालका भी दे, तो सारे याद होने चाहिए। और किसका प्रजनन केंद्र है यहाँ पर? गिद्ध का है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर अवस्थित है? एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, और दूसरा एक ऐसा ही है कि मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है जी, प्रजनन केंद्र है वो कहां पर स्थित है, ये भी आपसे पूछता है। दोनों के आंसर अलग हो जाएंगे। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र बताइए कहां पर है? तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है भाई? केरू भिवानी में। कहां पर हो जाएगा? आंसर सभी ने कर दिया होगा।
लास्ट में बताना भी है कितने गलत हुए हैं, ईमानदारी से। गलत वाले गिनते हुए चलना, सही वाले मत गिनो, गलत वाले गिनो, ठीक है जी। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित हो जाएगा? केरू भिवानी में। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? झाबुआ गांव रेवाड़ी में, ठीक है जी, झाबुआ रेवाड़ी में स्थित हो जाएगा ये, झाबुआ रेवाड़ी में। इसमें मोर और आपका चिंकारा है, दोनों है झाबुआ गांव रेवाड़ी में, मोर और चिंकारा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चंस, दोनों के दोनों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो उस स्थान का बारे में आपको बताना है, उस जगह के बारे में बताना है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो 52 दिनों तक रुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिख धर्म के क्या थे भाई? 10वें गुरु थे, ठीक है जी। या आप बोल सकते हो अंतिम गुरु भी, अंतिम गुरु थे, क्योंकि 10 ही गुरु रहे हैं सिख धर्म के। प्रथम गुरु कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, ठीक है जी। गुरु नानक देव जी हैं, वो प्रथम गुरु थे, ठीक है। और अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब बताओ ये 52 दिन तक कहां पर रुके थे? ठीक है जी, बताइए कहां पर रुके थे? यहां पर दो ऑप्शंस हैं जिनके आंसर हो सकते हैं, बताओ। तो पहला तो हो जाएगा गुरुद्वारा कपाल मोचन में, अगर गुरुद्वारा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी, गुरुद्वारा कपाल मोचन में। और अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो धामताना साहिब भी आप कर सकते हो, ठीक है जी, धामताना साहिब भी कर सकते हो अगर ऑप्शंस में गुरुद्वारा कपाल मोचन नहीं है। कभी कभी नहीं देगा, तो नहीं है तो ये कर देना, वरना तो यही होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किस स्थान पर है? लाट और हुमायूं की मस्जिद कहां पर है? लाट की मस्जिद और हुमायूं की मस्जिद। और इन मस्जिदों का निर्माण है हुमायूं के शासनकाल में किया गया था। और हुमायूं कौन था? मुगल शासक था भाई। हुमायूं कौन था? मुगल शासक था। कौन से? दूसरे नंबर का था। इसका पिता कौन था? इसका पिता था बाबर। इसका बेटा कौन था? अकबर था, जो मुगल सम्राट सबसे बड़ा रहा है मुगल में, ठीक है जी। और हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने हराया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा कहां पर है? ये नारनौल में है। इसका बचपन भी कहां पर बीता था? नारनौल में ही बीता था, ठीक है। तो बताओ अब क्या हो जाएगा कि राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट की मस्जिद और हुमायूं मस्जिद कहां पर है? तो ये कहां पर हो जाएगी? फतेहाबाद में। कहां पर स्थित हो जाएगी भाई? फतेहाबाद में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? देखो पिछले HSSC में पूछा था, कल ही मैंने तीनों पानीपत के युद्ध याद करवाए थे। तो आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे इसका आंसर। हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई। जब तक आप नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। जब तक आंसर नहीं करोगे ना, आप सोचोगे कमेंट करने से क्या हो जाएगा। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपके आंसर आ रहे हैं, आपको पता है। तो आपको बताना है, बताओ पानीपत का तीसरा युद्ध पहला कब हुआ था? 1526 में। दोबारा से याद करवा देता हूं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर बना था? पानीपत में, ठीक है। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हेमू को मार दिया गया था, उसका गला काट दिया गया था। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था, ठीक है। तीसरा हुआ था 1761 में। यह आपको कमेंट करके बताना है किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? ये अपने को बताना है। प्रत्येक माह का यानी प्रत्येक महीने का कौन सा दिन है जो तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल के में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन होता है? तो यह तीसरा मंगलवार होता है,
ठीक है जी, तीसरा मंगलवार होता है और जो छुट्टी होती है वो दूसरे शनिवार की होती है। ठीक है, ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? देखो हमारा हरियाणा है ना, ऐसा नहीं सिर्फ पहलवान पहलवान पालता है, नहीं, सारे खेल में आगे बढ़ रहा है। और अभी हरियाणा के लड़के ने आईपीएल में भी धोया था, और क्रिकेट में तो वीरेंद्र सहवाग तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने तो पहले ही बहुत धोया है। ठीक है जी, गावस्कर साहब है। चलो बात करते हैं इसके बारे में, बताइए, कपिल देव हो गए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? बताओ कौन सा स्थान है जो महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? बताइए, महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए कौन सा स्थान है? तो ये हमारी धर्मनगरी का स्थान है जिसका नाम है शाहाबाद। और ये कहां पर है शाहाबाद? कुरुक्षेत्र में जो हमारी धर्मनगरी है वहां पर है शाहाबाद। ठीक है जी, जहां पर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, शाहाबाद। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? भैंसवाल कला का नाम खिलाड़ी भाई आराम से जानते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भैंसवाल कला। ठीक है, तो ये बताओ कहां पर है, ये अपने को बताना है कहां पर है। इसको खेल नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम याद कर लेना, खेल नर्सरी। जिस तरीके से नर्सरी में पेड़ पौधे तैयार होते हैं ना, यहां पर खिलाड़ी तैयार होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? खिलाड़ी तैयार होते हैं, जिसको खेल नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे सोनीपत जिले में है। कहां पर है भाई? सोनीपत जिले में है। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जनगणना से क्वेश्चन आएगा, इंडिया जीके में भी आएगा, हरियाणा जीके में भी आएगा, तो आराम से अच्छे से पढ़ लेना। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनगणना जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? गांव की आपको बताना है, गांव की। अरे गांव के लोग हो, बता दो, बता दो, आराम से बता दो, गांव के लोग हो, आराम से बता दो कितनी है, कितनी है, टोटल कितनी है? 2.53 करोड़ है अपनी हरियाणा की। ठीक है जी, याद कर लो, 2.53 करोड़ है, जिसमें गांव की कितनी है? 1.65 के आसपास है, जो लगभग 65% के आसपास बैठती है, 65.12% के आसपास बैठती है। ठीक है जी, ये है, तो 65% हो जाएगा। बाकी कितना बच गया? 35% किसमें है? शहरों में है। 35% किसमें हो जाएगी? शहरों में है। ठीक है, ये क्या है? शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 35% लगभग, और 65% लगभग गांवों में है। टोटल कितनी है? 253 के आसपास है, 253 करोड़ के आसपास है, और 2.53 और 1.65 गांव में है, बाकी उसमें। इसके अलावा लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात, लिंगानुपात होता क्या है पहले ये समझो। लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या बोला जाता है? लिंगानुपात बोला जाता है। तो हमारे हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ज्यादा शर्मनाक था जब 2011 में, उम्मीद करते हैं अब बढ़ गया होगा, वैसे बहुत बड़ा है, मुझे भी पता है। ठीक है जी, बहुत बढ़ रहा है, हरियाणा वाले थोड़े समझदार हो रहे हैं। तो कितना था इसका? 879 हो जाएगा। कितना था भाई अपने हरियाणा का? 879 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है टोटल हरियाणा का। लेकिन इसमें भी आपसे ये पूछ सकता है कि शहर का कितना है और गांव का कितना है। देखो, हरियाणा में गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार हैं, और शहर के नहीं है। कैसे? क्योंकि गांव का जो है ना वो है 882, यानी कि जो हरियाणा का है उससे कितना फालतू है भाई? 3। ठीक है जी, समझ में आ गया? उससे कितना फालतू हो जाएगा? 3 फालतू हो जाएगा। और जो शहरों का है, सिटी का है, वो है आपका 873, 873। तो ये किसका है? विलेज का। ये किसका है? सिटी का। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं गांव के, वो ज्यादा समझदार है। ठीक है, और अब तो बदल गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा बदलाव आया होगा, सबसे नीचे ना रहे हमारा हरियाणा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, जब भी कहीं पे जाते हैं बातें चल जाती है ना, तो फिर ये बात आ जाती है, तो फिर थोड़ा झुकना पड़ जाता है, वरना हरियाणा वाले किसी चीज में नहीं झुकते। ठीक है, फोड़ देते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है।
आपको अंडरलाइन इडियम है उसका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीनिंग होगा, कौन सा अर्थ होगा, ये अपने को बताना है। बताइए क्या है? कॉट रेड हैंडेड, यानी कि रेड हैंडेड पकड़े जाना। ठीक है, कोई गलत काम कर रहे हो, कोई इलीगल काम कर रहे हो पर पकड़े गए। ठीक है जी, गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग कर रहे थे, वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे थे, अच्छा हस्बैंड के साथ भी चीटिंग हो रही थी लेकिन पकड़े गए, तो उसको बोला जाता है कॉट रेड हैंडेड, यानी कि गलत काम करते हुए पकड़े जाना। तो क्या हो जाएगा? कॉट व्हाइल डूइंग द क्राइम, यानी कि जब आप गलत काम कर रहे थे उस समय आप पकड़े गए, तो इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, चलो आगे आपको करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कि यहां इनमें से कौन सी स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक लिखी गई है। अब देख लो इनमें से कौन सी स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक लिखी गई है। तो पहले पढ़ के देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, एक जैसी दिखाई दे रही है, तो पढ़ के देखो कि कौन सा है। तो आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि मैनिपुलेशन की बात हो रही है, तो मैनी है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो मैनिपुलेशन PUL और P ये है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी, मैनिपुलेट करना, आपने सुना होगा ना कि मैनिपुलेट कर दिया उसको, तो मैनिपुलेशन उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनिपुलेट करने का मतलब है किसी के विचार को बदल देना, है ना, सिंपल भाषा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है। बताओ क्या आएगा? प्रीपोजिशंस आपको भरनी है। इसमें देखिए क्या है, मैनी बेगर सेट खालिस्तान द वॉल ऑफ द टेम्पल। ठीक है जी, यानी कि बहुत सारे जो भिखारी हैं वो टेम्पल के पास बैठे हुए हैं, टेम्पल की दीवार के पास बैठे हुए हैं। अब बताओ, देखो इनका मतलब होगा अंदर, तो अंदर तो नहीं बैठे हुए, दीवार के पास बैठे हुए, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। बिसाइड नहीं लिखा हुआ, बिसाइड्स लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलोंग। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है अपना। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस है उसका सिनोनिम हमें बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है जी, तो द सेल फोन, और इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें यह है, अगर इसका अर्थ पता है तो कर दो, नहीं पता तो फिर तो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या है? असर्ट लिखा हुआ है, असर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है जी, टू स्टार्ट, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। देखो क्या है कि द सेलफोन कंपनी, सॉरी द सेलफोन इंडस्ट्री, जो सेलफोन की इंडस्ट्री है उसने क्या किया है? एक नए फेज की शुरुआत की है, कम्युनिकेशन के एक नए फेज की शुरुआत की है। तो इसमें देखो क्या होगा, कोलैप्स का मतलब क्या है? कोलैप्स का मतलब है खत्म हो जाना, खत्म कर देना। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा यानी कि खत्म हो गया। गिवन अप, यानी कि गिव अप का मतलब होता है कि भाई हार मान लेना, छोड़ देना, तो छोटा थोड़ी ना है कि नई चीज की शुरुआत की है, तो ये भी नहीं हो सकता। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, तो ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हेराल्डेड हो जाएगा। ठीक है जी, हेराल्ड का मतलब होता है शुरुआत करना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 3 नहीं थे तो चौथा अपने आप ही हो गया। ठीक है, जो इजी थे ना उनका अर्थ निकालो, अगर उनसे बात बन गई है ठीक है तो बच गया वो आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है, इंग्लिश में थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या है, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी, ये अपने को बताना है। बिल्कुल सिंपल है भाई, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो हमें क्या बतानी है? रफ्तार। रफ्तार मतलब चाल निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? 100, समय कितना है? 5, तो निकालो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड में पूछा होता, मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो क्या करते? 5/18 से गुना कर देते, है जी। बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
देखिए आप सभी को पता है इस प्रकार से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो हम भी तैयारी उसी प्रकार से करवा रहे हैं। हर मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि आप अभी से तैयार रहो। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऑप्शंस तो आप सभी कर ही लोगे। पहले इसको कीजिए, देखो यहां पर दिया गया है पाचन अंग दिया गया है, यहां पर प्रक्रिया दी गई है कि कौन से पाचन अंग में कौन सी प्रक्रिया होती है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो सबसे आसान है सबसे पहले उसको पकड़िए। अगर आपने उसको सोल्व कर लिया फिर आगे तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है जी। अब देखिए क्या है, सबसे आसान कौन सा है, मुंह दिया गया है। तो मुंह का काम क्या होता है, खाने से संबंधित हो रहे हैं पाचन अंग के। तो मुंह में जैसे ही हम खाना डालते हैं क्या काम करते हैं, चबाने का। तो मुंह का संबंध किससे हो जाएगा, भोजन चबाने से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, भोजन चबाने से हो जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई क्या, पहली चीज सभी को क्लियर हो गई भाई। ठीक है। अब छोटी आंत का मैंने कितनी बार पढ़ाया है, मैंने मानव शरीर अभी पढ़ाया था, तभी आपको बताया था कि छोटी आंत क्या करती है, जो मोस्टली चीजें होती हैं उनका अवशोषण कर लेती है। तो भोजन का अवशोषण किसमें होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का संबंध किससे हो जाएगा, इससे। मुंह का संबंध किससे हो गया, भोजन चबाने से हो गया। अब बची बड़ी आंत और पेट, उदर का मतलब होता है पेट आपका, आमाशय। बड़ी आंत का काम क्या होता है, बड़ी आंत का काम होता है या तो जो लिक्विड बच गया उसका अवशोषण करना। तो यहां पर तो लिक्विड दिया हुआ नहीं है, यहां पर तो क्या है, लिक्विड दिया हुआ नहीं है। तो फिर क्या करें, फिर लिक्विड नहीं दिया हुआ तो फिर और क्या काम बच जाएगा, मल बनाने का। क्योंकि जब लिक्विड नहीं बचा हुआ तो क्या है, फिर मल बनाना है, क्योंकि उसको फिर बाहर निकालना भी तो है। जो खाया है वो अच्छी चीजें अब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद जो बच गया उसको निकालना है। तो क्या है, मलाशय तक पहुंचाना है, मल द्वार तक। तो ये तो मल बनाने का काम होता है, वेस्टेज जो होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब उदर का कौन सा बच गया, उदर का पेट का बच गया आपका भोजन का विलोडन। देखो कुछ स्टूडेंट को भोजन का विलोडन नहीं पता था, लेकिन 3 हमने कर लिए तो चौथा अपने आप आ गया। अब भोजन का विलोडन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। भोजन का विलोडन का मतलब होता है कि जो भोजन है ना उसको मथने का काम किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसको मथने का काम किया जाता है। ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, जो पाचन रस होते हैं। ठीक है जी, जो पाचन करने का काम करते हैं जो रस, तो इनमें पाचन रस मिलाया जाता है, पाचन रस मिलाने का काम किया जाता है, उसको बोला जाता है भोजन का विलोडन। और ये किस में होता है, उदर में, पेट में जो अपना आमाशय है वहां पर ये चीजें हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। देखो क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं तो हर सेट में मैं 3 क्वेश्चन रखता हूं। 3 के हो सकता है 4-5 भी आपको कर दे, लेकिन अपनी तैयारी होनी चाहिए। देखो साइंस का है क्वेश्चन, पिछला भी साइंस का ही था। यहां पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, यहां पर रोग दिए गए और किससे होता है ये अपने को बताना है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, गेहूं का कीट, ये पढ़ा। सबसे आसान कौन सा लगा आपको, मलेरिया। मलेरिया वैसे तो मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। लेकिन कितनी बार मैंने पढ़ाया है कि मलेरिया किसके काटने से होता है, प्रोटोजोआ से। वो क्या होता है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। तो मलेरिया किससे हो जाएगा, आपका प्रोटोजोआ से हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोटोजोआ से हो जाएगा। अब टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड। और गेहूं का कीट, गेहूं का कीट क्या होता है, कवक होता है, फंगस होता है कीट। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, गेहूं का कीट क्या होता है, कवक होता है। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है, विषाणु से होता है। बस तो ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा। मलेरिया किससे होता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, गेहूं का कीट कवक से होगा, टाइफाइड जीवाणु से होगा, हेपेटाइटिस किससे होगा, विषाणु से होगा। ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, ये पौधों से संबंधित आ गया आपका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन। इससे 4 क्वेश्चन आपके याद होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, 4 क्वेश्चन। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, पत्ते में। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, पत्ते में होता है। पिचर पत्ता, पिचर पौधा क्या होता है, मैंने कितनी बार याद करवाया पिचर पौधा। तो पिचर पौधा क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है, कीटों का खाने का काम करता है। कीटों को खाने का काम कौन करता है, पिचर पौधा करता है। तो ये कीटभक्षी होता है, इंपॉर्टेंट है ये
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो पिचर पौधा क्या होता है? कीटभक्षी होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? पत्ते में होता है। अमरबेल आपने देखी होगी ना, अपने बडबेरी होती है, जो बेर लगते हैं ना, उसके ऊपर एक पीले पीले कलर की होती है, येलो, ठीक है। और वो क्या होता है? वो परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी पौधा होता है, दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथा कौन सा बच गया? राइजोबियम। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, फलीदार पौधों में पाया जाता है। ठीक है जी। तो राइजोबियम फलीदार पौधों में होता है। याद हो गया सभी को? दोबारा से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिचर पौधा क्या होता है? कीटभक्षी होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पत्ते के अंदर पाया जाता है। अमरबेल क्या होती है? परजीवी पौधा होता है। राइजोबियम क्या होता है? फलीदार पौधा होता है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है, बताओ। और किसके कारण होता है? इसकी जो मिट्टी होती है ना, वो लाल कलर की होती है। उसके अंदर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जाता है उसके अंदर? उसके अंदर पाया जाता है भाई आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी, आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी है वो लाल कलर की होती है। लाल मिट्टी आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से ये ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। अब तो आंसर कर दो, अब तो आंसर कर दो। तो आंसर आ गया होगा सभी का? तो कमेंट करके बता देना। इतना मैंने समझा दिया, कितनी बार मैं करवा चुका हूं। और सौर मंडल मैंने स्पेशली पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में देख लेना जिनको नहीं पढ़ा। ठीक है, साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको दिख जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है सौरमंडल वाला, ये इंडिया जीके में भी पूछता है और साइंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, और नहीं पता होगा तो कल दोबारा बता दूंगा, टेंशन काहे लेते हो। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है। तिलचट्टा, ठीक है जी, तिलचट्टा है। और जो स्टूडेंट नोट्स पढ़ रहे होंगे ना अपने, भाई वो कोई रोक नहीं सकता उनको स्कोर करने से, ईमानदारी से बता रहा हूं। मैंने दोबारा देखे अपने नोट्स पे, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि बड़े शानदार हमने बनाए हैं। ठीक है, बड़े शानदार नोट्स हमने तैयार किए हैं। और जब पेपर देके आओगे तब आएगा मजा। मैं कल दोबारा से देख रहा था कि कोई कमी तो नहीं रह गई। कल मैंने साइंस भी चेक किया कि कोई कमी तो नहीं रह गई। बड़ा मजा आया देख के, प्राउड फील हुआ, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जितने भी स्टूडेंट ने ले रखे हैं पढ़ते रहो। चलो, तो तिलचट्टा बताइए क्या होगा? कल पढ़ाई था, तिलचट्टा क्या था? श्वास नली से लेता है ना। किससे लेता है? श्वास नली से। चलो, रोतौंदी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोतौंदी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन स्पेशली भी मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ो। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि जो नए स्टूडेंट आते हैं, प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्कोर आपका बढ़ जाएगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। ये शाम को डेली इसलिए लेके आता हूं ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। जो नहीं याद है वो याद हो जाएं, जो याद है वो रिवीजन हो जाए, और पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ताकि आप कोशिश करना ना छोड़ो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे मैं सारी न मारता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोशिश करो, मेहनत करो। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे उत्तम चालक है? उष्मा समझते हो ना? हाँ, देखो पिछले में हमने क्या पढ़ा था, उष्मा से संबंधित क्वेश्चंस था उसमें भी, लेकिन उसमें था शायद कपड़ों से संबंधित था, कि गहरे रंग से, कि गहरे रंग के जो चीजें होती हैं वो ज्यादा उष्मा का अवशोषण करती हैं, हल्के वाले कम करते हैं। इसमें भी उष्मा का है, लेकिन धातु वाला है। तो कौन सी हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ लोगे, सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी भी चांदी हो जाएगी, और थोड़ा सा सोना भी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? ब्लड, स्पेशली पढ़ाया रक्त, ब्लड, बताओ। अब ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठुकाई कर दूंगा, और सन्नी देओल वाला हाथ पड़ेगा। ठीक है, 2.5 किलो वाला। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सन्नी देओल के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
लेकिन यार पढ़ाता हूं, टॉपिक्स पढ़ाता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं आप सभी के लिए, तो पढ़ा करो। नए स्टूडेंट है, प्लेलिस्ट से जाकर जरूर पढ़ना। बताओ, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स सहायता करता है। ठीक है, विटामिन के, या तो विटामिन से संबंधित पूछे तो विटामिन के, और इसमें पूछे तो प्लेटलेट्स। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होती हैं? रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के, या मनुष्य के शरीर का तापमान बता दो। सामान्य मनुष्य रहेगा, और कौन सा यहां पर तगड़े वाले आ रहे हैं? बताओ, मनुष्य का तापमान फारेनहाइट में तो होता है भाई 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो प्रजातियां एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन प्रजातियों को क्या बोला जाता है? स्थानिक, यानी कि वो उस स्थान पर होती है। बोलते हैं ना भाई उस स्थान का है, तो जिस स्थान पे पाई जाती है, एक स्पेसिफिक स्थान की बात हो रही है, तो उसको बोला जाता है स्थानिक। विलुप्त उसको बोला जाता है जो लुप्त हो चुकी, यानी कि अब वो नहीं पाई जाती। तो अगर आपसे पूछे विलुप्त क्या होती है? जो लुप्त हो चुकी है। संकटापन क्या होती है? जिनके ऊपर संकट आने वाला है, वो जल्दी ही लुप्त होने वाली है, उनको बोला जाता है संकटापन। दुर्लभ का मतलब होता है जो कभी कभी दिखती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं, उनको दुर्लभ बोला जाता है। सारे अर्थ मैंने बता दिया, अब एग्जाम में कुछ भी आए फोड़ डालना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बताइए। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा पानी है। तो क्या है? क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्या बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। क्योंकि पानी का कलर कैसा होता है? नीला। आसमान कैसा होता है? नीला। ठीक है जी, तो इसलिए। चलो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देश की आजादी के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, ये आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी कब आए थे। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और लोग सोचते हैं कि जो बाहर गए हुए लोग हैं हमारे भारत के, वो वापस आ जाएंगे, हमारा देश इतना सक्षम हो जाएगा कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कब और कहां पर किया था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1907 में किया था और दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में नहीं। ठीक है जी, भारत वाले मैंने सारे आपको पढ़ा रखे हैं, वो आप सारे याद कर लेना। अहमदाबाद हो, मिल मजदूर हो, सारे के सारे। ठीक है, 1907 में पहला सत्याग्रह किया था, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में किया था, सॉरी। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आए हैं तो गए कब थे? तो ये गए थे भाई महात्मा गांधी जी, मुझे बता के गए थे मई 1893 में लगभग गए थे, है ना। हाँ, 1893 में ही गए थे कि भाई मैं घूम के आता हूं। वकालत करने गए थे, वहां पर बहुत कुछ सीख के आए और उसका इस्तेमाल हमारे यहां पर भारत में किया। ठीक है, बहुत बड़े आदमी थे भाई गांधी जी, बहुत महान आदमी थे। और जिनको ये लगता है ना कि गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, तो उनको एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने विधायक के सामने बोल के दिखा देना। ठीक है जी, आप अपने विधायक को क्या क्या बोल सकते हो। और ये हमारा देश आजाद है तब की बात है, देश आजाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय उनके सामने सीना तान के खड़े होना। ठीक है जी, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, निकाल के धोती कुर्ता पहन लिया। ठीक है जी, और बेचारे ने तो, महात्मा गांधी जी ने तो कुर्ता भी नहीं पहना था, वो अपना एक धोती ही लपेटते थे, ये बोल सकते हो। समझ रहे हो, बहुत महान थे ईमानदारी से। ठीक है,
जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो। और जो सोचते नहीं, अब भी नहीं मानते, सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हो, उन्होंने भी इनको उपनाम दिए हैं, राष्ट्रपिता कहा है, महात्मा कहा है, तो सोच सकते हो। ठीक है, चलो, भारत के राजनीति भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1927 में कौन सा आया था, बताओ भाई, कौन सा आया था? तो ये आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था भाई साइमन कमीशन, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे। लेकिन इसके अंदर क्या थे? सारे के सारे अंग्रेज थे, तो इसको व्हाइट मैन कमीशन बोला गया। और ये चीज बोली गई कि भाई हमारे लिए आए हो, हमारा कोई आदमी तो होना चाहिए था, तो इसलिए व्हाइट मैन कमीशन बोला गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है जी। और ये कब आया था? 1927 में, ये याद में रख लेना, 1927 में। ठीक है, चलो, सलार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो जो सलार जंग संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। चलो बस इसको जल्दी समाप्त करते हैं अब, है ना, अब समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, वो कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। राज्य का नाम याद कर लो, राज्य का नाम याद कर लो कि कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में हो गया। इसके अलावा कौन से जिले में है, ये हमसे पूछा है, जिला पूछा है, तो ये छतरपुर जिले में है। एचएसएससी ने पूछा है, और किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, एचएसएससी ने पूछा है। तो कौन से जिले में हो जाएगा? छतरपुर जिले में। कौन सी शैली में बने हुए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नागौर शैली में बने हुए हैं भाई, चंदेल, और चंदेल शासकों ने बनाए हैं। इसने बनाए हैं, चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। तो नागौर शैली चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिर का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ये याद रख लेना। ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछे, आपको तैयार रहना है। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? बताओ। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, जो मां प्रकृति हमें देती है, उससे दूसरे चीजों में बदल देना, यानी कि जो अपना कच्चा माल है ना, उससे कोई प्रोडक्ट बना देना, उसको कौन से क्षेत्र में गिना जाएगा? तो जो कच्चा माल होगा मां प्रकृति हमें देगी, वो कौन सा होता है? वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। वो क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। लेकिन जिसके अंदर उसको तैयार किया जाता है, कोई प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जैसा इसमें बोला गया है, तो उसको द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। उसको क्या कहा जाएगा भाई? उसको द्वितीय क्षेत्र बोला जाएगा। बात समझ में आ गया? कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र होता है, उससे कोई चीज बना देना, वो क्या हो जाएगा? आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना ये मॉक टेस्ट है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सभी को मजा आ गया होगा टेस्ट देख के। और कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं अब आराम से बता देना, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और भाई मैथ और रीजनिंग का अपने 2 PM पे आता है, दोपहर में 2 PM पे आता है अपने मैथ वाले चैनल पे, उसको जरूर देखते रहना, वरना मैथ और रीजनिंग में फिसल गए तो फिर रह जाओगे, तो उसमें नहीं फिसलना है। ठीक है जी। तो और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।